दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एवं बधाई। कल आप सभी ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है और आज आप एलएलबी की फर्स्ट पेपर की पहली क्लास आज आप पढ़ रहे हैं। इसमें हम देखिए जो पहला ही चैप्टर है, पहले ही सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। म इससे पहले वाली एक वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने पूरे सिलेबस को विस्तार में डिस्कस किया है और इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं, जो पहला टॉपिक है वो क्या है। देखिए ये है पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। दिस कोर्स shall comprise of the following: political science definition, nature and scope, relation with other social sciences, geography, psychology, economics, ethics and law। ओके, तो इसमें हम इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला ये पॉलिटिकल साइंस डेफिनिशन, पॉलिटिकल साइंस डेफिनिशन, नेचर एंड स्कोप, ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट है रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एंड लॉ। आइए इसको हम देखते हैं। राजनीति शास्त्र की परंपरा। आप जानते हैं राजनीति का अध्ययन प्राचीन काल से राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हो रहा है। विज्ञान अपेक्षाकृत राजनीति विज्ञान अपेक्षाकृत नया है और राजनीति के परंपरागत अध्ययन में जिन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, आज उन्हें नए ढंग से समझने का प्रयत्न किया जा रहा है। फिर परंपरागत अध्ययन में जिन पद्धतियों का प्रयोग होता है, जिन पद्धतियों का प्रयोग होता है, उन्हें आज उनमें भी परिवर्तन आ गया है। मोटे तौर पर परंपरागत अध्ययन में चिंतन मूलक पद्धति, स्पेकुलेटिव मेथड की प्रधानता थी, परंतु आज के युग में अनुभव मूलक पद्धति को विशेष महत्व दिया जाता है। अनुभव मूलक पद्धति क्या होती है? एम्पिरिकल मेथड्स, ज्ञान प्राप्त करने का वह तरीका जिसमें ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन्स, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा के अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। क्योंकि सामान्य अवस्था में सभी मनुष्यों की ज्ञानेंद्रियों का अनुभव एक जैसा होता है, इसलिए अनुभव मूलक ज्ञान का सत्यापन, वेरिफिकेशन किया जा सकता है। वस्तुतः अनुभव मूलक ज्ञान ही संपूर्ण विज्ञान साइंस है, साइंस का आधार है। चिंतनात्मक पद्धति, ज्ञान प्राप्त करने का वह तरीका जिसमें प्रस्तुत विषय से जुड़े हुए सब तत्वों का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन तो नहीं किया जा सकता, परंतु तर्क शक्ति, रीजनिंग के आधार पर उनके सारे संभावित पक्षों, उनके परस्पर संबंध, प्रभावों और परिणामों पर विचार किया जाता है। इस पद्धति को अपनाकर भिन्न-भिन्न विचारक एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न मान्यताएं प्रस्तुत कर सकते हैं। ये है एक तरह से जो हम सामने देखते हैं थिंकिंग मेथड जो है वो
चिंतनात्मक पद्धति है, उसपे किसी भी चीज़ को हमने देखा, फिर उसपे विचार किया, फिर उसके आधार पे हमने कोई निष्कर्ष निकाला, ये हो गया चिंतन पद्धति। एम्पिरिकल मतलब है कि हम जो देखते हैं वही अ, उसको कोई भी हमने उसको सोच विचार ना करके डायरेक्ट हमने उसको अनुभव किया, देखा। ये हो गया एम्पिरिकल मेथड। प्राचीन काल में सारा व्यवस्थित चिंतन दर्शन फिलॉसफी के अंतर्गत होता था। अतः सारी विद्याएँ दर्शन के विचार क्षेत्र में आ जाती थी। दर्शन के अंतर्गत सृष्टि के उद्देश्य का पता लगाया जाता है और उन सूक्ष्म तत्वों पर विचार किया जाता है, जो हमारे भौतिक अनुभव, फिजिकल एक्सपीरियंस से परे की वस्तु हैं। परंतु विज्ञान, साइंस के अंतर्गत साधारणतः उन तत्वों के परस्पर संबंध का पता लगाते हैं, जो हमारे भौतिक अनुभव का विषय हैं। अर्थात हम अपनी ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन्स की सहायता से उनका निरीक्षण कर सकते हैं। दर्शन की पुरानी परंपरा के अंतर्गत राज्य व्यवस्था पर भी विचार हुआ, जिसे राजनीतिक दर्शन की कोटि में रखा जाता है। परंतु अनुभव पर आधारित अध्ययन की बिल्कुल उपेक्षा हुई हो, ऐसा नहीं कह सकते। प्लेटो ने अपने समय के लोकतंत्र की जो आलोचना की, वह बहुत हद तक प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित थी। अरस्तु ने आदर्श राज्य व्यवस्था की तलाश में अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन कर डाला। परंतु अनुभवमूलक अध्ययन की जितनी उन्नत तकनीक और उपकरण आधुनिक युग में प्रचलित हैं, वैसे पिछले युग में विकसित नहीं हुए थे। वैसे भी प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों के चिंतन में दार्शनिक पद्धति की प्रधानता है। वैज्ञानिक पद्धति से राजनीति का अध्ययन आधुनिक युग की देन माना जाता है। अतः राजनीति विज्ञान मुख्यतः एक आधुनिक विज्ञान है। हालांकि इसके अध्ययन में परंपरागत चिंतन की जानकारी लाभदायक होती है। देखिए आप, पहले जो चिंतन था, वो जिस तरह के आज सर्वे होते हैं, हम एक जगह-जगह जाते हैं, सर्वे करते हैं और उसके आधार पे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। ये आज आज की पद्धति है। पुराने समय में उन्होंने सोचा कि क्या आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो लागू कर दी। दूसरा, इसमें इस वजह से भी परिवर्तन आया है कि आज जनता ज़्यादा प्रासंगिक है बजाय राजा के। पहले राजा जो कहता था वही जनता को मानना पड़ता था, चाहे वो उनके पसंद आए या ना आए। तो वहाँ से आदेश आया, उसको पालन करना है। वो जैसा चाहेगा राजा वैसा करेगा। इस आधार पे न जो भी सही होता था उसको लागू करना बस उनका रहता था। आज जनता में सर्वे करना पड़ता है, जाना पड़ता है और जनता अगर उस चीज़ के लिए तैयार है, तभी आप नई चीज़ को लागू कर सकते हैं। यदि जनता तैयार नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे एक नया पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति कहा गया, जो ना आधुनिक जो सर्वे है उससे इसीलिए इसे एक साइंस कहा जाता है। पहले ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। पहले सब सच पूछिए तो साइंस की और ये जो भी पढ़ाइयाँ हैं, वो ज़्यादातर जो है सब चीज़ कुछ दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत ही आता था। पुराने समय में हम देखते हैं जो अ, दार्शनिक हुए हैं, वो भी दर्शन शास्त्र पढ़े हैं, जो साइंटिस्ट हुए हैं, वो भी दर्शन शास्त्र पढ़े हैं और जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट या जो भी हम कहें उनको पॉलिटिशियन कहें, आज के समय में पॉलिटिशियन नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी कहें उनको, वो भी दर्शन शास्त्र की ही पढ़ाई किए होते थे। क्योंकि विषय उतना विस्तृत नहीं था, एक सब्जेक्ट में ही बहुत सारी चीज़ें समा गई थी। ज्ञान का जैसे-जैसे विस्तार हुआ वैसे-वैसे अलग-अलग तरह से उसको डिवाइड कर दिया गया। वैज्ञानिक पद्धति से राजनीति का अध्ययन आधुनिक युग की देन माना जाता है। देखते हैं थोड़ा-सा और देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत, इसकी शुरुआत कब हुई? परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल व्यू। राजनीति के परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग कुछ शिथिल ढंग से होता रहा है। साधारणतः राजनीति के किसी भी व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी गई है, चाहे उसमें अनुभवमूलक पद्धति को अपनाया गया हो या चिंतनमूलक पद्धति का प्रयोग किया गया हो। उदाहरण के लिए, राज्य की संकल्पना चिंतनमूलक पद्धति पर आधारित है और वह राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं का मुख्य केंद्र रही है, जिसमें प्रभुसत्ता की संकल्पना पर विशेष बल दिया गया है। आप जानते हैं सोवरेनिटी, अभी आप पढ़ेंगे तो अ, जो सोवरेनिटी है वो उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। जब राज्य राज्य की
बारे में हम पढ़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी सोवरेनिटी के बारे में, क्योंकि वही मेन चीज़ है। राज्य अगर सोवरेन नहीं है, तो वो राज्य नहीं कहा जाएगा। उसका पर अगर कोई उसके ऊपर दबाव है, कोई अगर उसके ऊपर प्रेशर है, तो वो सोवरेन नहीं है, और सोवरेन नहीं है तो खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि राजनीति के परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग कुछ शिथिल ढंग से होता रहा है। साधारणतः राजनीति के किसी भी व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी गई है, चाहे उसमें अनुभवमूलक पद्धति को अपनाया हो या चिंतन मूलक। या चिंतनमूलक पद्धति का प्रयोग किया हो। उदाहरण के लिए राज्य की संकल्पना चिंतनमूलक पद्धति पर आधारित है, और वह राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं का मुख्य केंद्र रही है, जिसमें प्रभुसत्ता की संकल्पना पर विशेष बल दिया गया। इस तरह इन परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान के मुख्य अध्ययन विषय राज्य विषय राज्य शासन और विधि निर्माण के सिद्धांत रहे हैं। उदाहरण के लिए जे.डब्ल्यू. गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। देखिए बहुत सीधे साधारण सी परिभाषा है, इनको आप ज्यों का त्यों रट लें वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से आप अपने नोट्स भी बनाते जाएँ, क्योंकि ये तो मैं बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ा रहा हूँ। आप जब वहाँ एग्ज़ाम में लिखेंगे वो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसी तरह की बातें जो हैं आ रही हैं, इनको आप अपनी कॉपी पर शॉर्ट नोट बनाते जाएँ और लिखते जाएँ। ठीक है? जे.डब्ल्यू. गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इससे यह लक्षित होता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अलावा किसी सामाजिक संस्था या प्रक्रिया के अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। आर.जी. गैटल के शब्दों में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अ, राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जकारिया ने इसी विचार को इन शब्दों में व्यक्त किया है: राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार समूचे राज्य का संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। जेके ब्लूमस्ली के अनुसार राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य से है, जो राज्य को इस दृष्टि से जानने समझने का प्रयत्न करता है कि उसके आधार तत्व क्या हैं, उसका मूल स्वरूप क्या है, उसकी अभिव्यक्ति किन-किन रूपों में होती है और उसका विकास कैसे हुआ है। पॉल जेनी के शब्दों में राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत राज्य के आधार तत्वों और शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। जी.आर. सीली के अनुसार इसमें आपको कोई तो याद कर लेनी है, और उन्हीं को जहाँ कहीं भी पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस के बारे में, उसको आप परिभाषा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखिए ये किताब है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिया गया होगा, जिसको आपको सभी कुछ आपको याद नहीं करना है। उस अभिव्यक्ति किन-किन रूपों में होती है और उसका विकास कैसे हुआ है। पॉल जेने के शब्दों में राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत राज्य के आधार तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। जे.आर. सीली के अनुसार जिस तरह राजनीतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपदा पर विचार किया जाता है, जीव विज्ञान में जीवन पर, बीजगणित में अंकों पर तथा ज्यामिति में विस्तार और परिमाण पर, उसी तरह राजनीति विज्ञान में शासन की प्रक्रिया का अनुसंधान किया जाता है। हम ये समझ रहे हैं कि राजनीति विज्ञान आखिर है क्या? इसके अंदर हम डिफरेंट लोगों ने जो परिभाषाएँ दी हैं, उस ये कहना चाहिए कि डिफरेंट ये एंगल हैं। इसके माध्यम से आप समझ रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, तो एक तरह से हमें व्यू पॉइंट पता चलता है कि किस तरह से कौन क्या कह रहा है। आर.एम. मैकाइवर ने द वेब ऑफ गवर्नमेंट शासन तंत्र 1965 के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के को महत्व देते हुए लिखा है कि जब हम शासन के विज्ञान की बात करते हैं,
तब हम इस बात पर संदेह नहीं कर रहे होते कि विज्ञान कि राजनीति विज्ञान शब्द अपने प्रचलित अर्थ में व्यावहारिक है अथवा नहीं। ऐसी महत्वपूर्ण ज्ञान राशि अवश्य है, जिसका सरोकार राज्य से है, उन परिस्थितियों से है, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का आविर्भाव होता है, उनकी भिन्न-भिन्न विशेषताओं से। विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में शासक और शासित के परस्पर संबंध से है, उन विधियों से है जिसके अंतर्गत सरकारें अपने-अपने स्वरूप के अनुसार अपने-अपने कार्यों का निर्वाह करती और इसी तरह की अन्य बातों से भी। इस ज्ञान राशि को विज्ञान की संज्ञा देना उपयुक्त होगा। इस तरह परंपरागत परिभाषाओं में मोटे तौर पर राज्य तथा शासन को ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन केंद्र माना जाता है। इन परिभाषाओं में राजनीति सिद्धांत शब्द का प्रयोग भी संकुचित अर्थ में हुआ है। यहाँ इसका तात्पर्य राज्य या शासन के संगठन के सिद्धांत से है। नई प्रवृत्तियाँ परंपरागत चिंतन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राज्य की प्रधानता का मुख्य कारण यह था कि उसमें राजनीति की परिभाषा राज्य की गतिविधि के रूप में दी जाती थी। परंतु आज के युग में राजनीति के अंतर्गत जनसाधारण और उनके समूहों की सहभागिता इतनी बढ़ गई है कि राजनीति केवल राज्य की गतिविधि नहीं रह गई। अतः अब राजनीति के विस्तृत अर्थ के संदर्भ में ही राजनीति विज्ञान की परिभाषा देने का प्रयत्न किया जाता है। परंतु राजनीति का स्वरूप अपने आप में इतना जटिल है कि उसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग उतनी सूक्ष्मता से नहीं किया जा सकता, जिस तरह प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में किया जा सकता है। स्टीफेन एल वास्पी के अनुसार राजनीति विज्ञान उस अर्थ में विज्ञान नहीं है, जिस अर्थ में भौतिकी एक विज्ञान है, परंतु राजनीति का अध्ययन व्यवस्थित रूप में और वैज्ञानिक विधि से अवश्य किया जा सकता है। आज के युग में राजनीति विज्ञान का सही स्वरूप और सीमा क्षेत्र निर्धारित करने के लिए इसे राजनीति सिद्धांत के विस्तृत संदर्भ में रखकर देखना उपयुक्त होगा। आइए हम और कुछ विचार करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का विचार क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये तो हमने परिभाषाएं देखी, राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं क्या थी। अब अगला टॉपिक स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो हमारे सिलेबस का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाएं क्या है, इसको हम कल देखते हैं, कल की क्लास में। आप बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से जल्दी पेड कोर्स आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे से जो धीरे-धीरे और भी कोर्स आएँगे, पेड कोर्स में देखिए आपको जो भी डाउट होगा वो हम आपको डिस्कस करेंगे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। दूसरा, आपको पीडीएफ भी मिलेगी यदि आप चाहेंगे तो। और तीसरा ये है कि एक बार हम हमारा और आपका संबंध बनता है, तो वो लंबे समय तक चलेगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है पेपर में कहीं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ पेड कोर्स वालों से ही हम कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो देखिए फिर जनरल पब्लिक से कैसे कॉन्टैक्ट हो सकता है? वो नहीं हो सकेगा, पॉसिबल नहीं है। तो धीरे-धीरे आप कोशिश कीजिए कि पेड कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो 5 साल का एलएलबी पाठ्यक्रम है, उसको धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ। आप अभी करेंगे ये सेमेस्टर, उसके बाद नेक्स्ट और उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह हमारा लोगों का चलता रहेगा। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से सुना और आगे भी सुनते रहेंगे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।